Hello students, how are you? I hope you are fine at your place and you are doing well for your board exam. Okay, now today I will explain the next part of the lesson interview from your book Flamingo. It's a seventh lesson और इसका जो फर्स्ट पार्ट है ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, तो यू मे गो in my channel and through link you may find the first part of it, and I told every line, every word in Hindi also, and tried my best to explain it. Once again, it's a second part. फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया है कि जो आपके कोई इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू को किस तरह से लोग जो है अलग अलग मतलब वोट द डिफरेंट पीपल आर थिंकिंग अबाउट इंटरव्यू टेकिंग इट्स रिजल्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं टेकिंग इंटरव्यू। यहाँ एक इंटरव्यू को दिखाया गया है, आपको उसमें बताया गया था कि किस तरह के इंटरव्यू। तो यहाँ पर एक इंटरव्यू को इसमें दिखाया गया है, शो किया गया है, बताया गया है। और ये इंटरव्यू किसके बीच में है? एम्बर्टो इको। यहाँ पे लिख रखा आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। ये एक टाइटल है इसका कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और इसका नाम एम्बर्टो इको है। और जो ये इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो इंटरव्यू जो है वो आपके मुकुंद पद्मनाभन है। ये इसका इंटरव्यू लेते हैं एम्बर्टो इको का। इसमें बताया भी गया है कि ये एम्बर्टो इको हैं कौन। देखो यहाँ पे देखेंगे, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट। ये जो लिया गया है एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू का भाग, एक हिस्सा है ऑफ यानी कि एम्बर्टो इको का। द इंटरव्यूअर यानी कि इंटरव्यू को लेने वाला वो है मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। ये हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके एक एडिटर हैं। तो यानी कि जो मुकुंद पद्मनाभन है और वो इंटरव्यू ले रहे हैं एम्बर्टो इको का। और एम्बर्टो इको कौन है? प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगाना, कि बोलगाना इन इटली, इटली में जो एक बोलगाना यूनिवर्सिटी है वहां पर एक प्रोफेसर है एम्बर्टो इको। तो ये उनके बीच का एक इंटरव्यू है। हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड, ये उसके बारे में बताया गया है एम्बर्टो इको के बारे में कि हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड, उन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिया है। आ फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही प्रभावकारी, यानी कि रेपुटेशन, यानी कि एक रेपुटेशन को प्राप्त कर लिया है, यानी कि एक सम्मान को प्राप्त कर लिया है एज ए स्कॉलर, एक स्कॉलर के रूप में, एक विद्वान के रूप में। फॉर हिज आइडियाज, क्योंकि उन्होंने अपने विचार जो आइडियाज हैं दिए हैं ऑन सेमेटिक्स, सेमेटिक्स के ऊपर। सेमेटिक्स का यहाँ पे लिखा है द स्टडी ऑफ साइंस, यानी कि जो सिंबल लैंग्वेज वगैरह है उसके बारे में उन्होंने अपने विचार दिए। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और साहित्यिक व्याख्या के बारे में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। एंड मेडिवल एस्थेटिक्स, और जो मध्यकाल की सुंदरता, तो उसके बारे में जो कुछ लिखा है, तो उन्हीं के विचारों के थ्रू उन्होंने पहले से ही एक बहुत यानी कि फॉर्मिडेबल रेपुटेशन को प्राप्त कर लिया है, बहुत ही विश्वविख्यात एक सम्मान को प्राप्त कर लिया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इस चीजों को उन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिया बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, जब वो मुड़े, जब यानी कि उन्होंने लिखना शुरू किया फिक्शन को। फिक्शन का मतलब यहाँ नॉवेल से है। जब उन्होंने नॉवेल लिखना शुरू किया उससे पहले ही उन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा एक रेपुटेशन जो है वो पहले से ही मिल चुकी थी। यानी कि लिटरेरी फिक्शन एकेडमिक, और इसी के साथ साथ उन्होंने जैसे इसमें उनके उनके वर्क्स को दिखाया है। लिटरेरी फिक्शन है, एकेडमिक टेक्स्ट है। एकेडमिक का मतलब जो स्टूडेंट से रिलेटेड, यानी कि जो पढ़ाई से संबंधित या उससे उसको एकेडमिक टेक्स्ट बोला गया। एसेज लिखे हैं, चिल्ड्रंस बुक लिखी हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिए हैं, दिए हैं, ये सब कुछ लिखा है उन्होंने। हिज रिटिन आउटपुट इज, उन्होंने जो भी कुछ लिखा है और उसका जो आउटपुट मिला है, उनका उसका जो रिजल्ट मिला है, इज स्ट्रैगिंगली, स्टैगर का मतलब होता है थोड़ा सा उतार चढ़ाव, यानी कि स्टैगरिंगली का मतलब एक उतार चढ़ाव के साथ
लार्ज एंड वाइड रेंजिंग, और आप कह सकते हैं कि उस वो जो है उसका जो राइटिंग है बहुत ही वाइड रेंजिंग में है, बहुत विस्तृत और बहुत यानी कि एक लार्ज क्षेत्र में, विस्तृत एरिया में, क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कि एक लाइट यानी कि वाइड रेंज से मतलब हो गया कि बहुत दूर तक उसकी पहचान है, सीधा मतलब ये होता है। इन 1980 यानी कि ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ, यानी कि 1980 में उन्होंने प्राप्त कर लिया था एक स्थान, इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, एक बहुत ही बौद्धिक सुपर स्टारडम की उपाधि प्राप्त कर ली थी। स्टारडम का मतलब बिल्कुल श्रेष्ठ, तो इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक अक्षमता को, यानी कि एक बौद्धिक श्रेष्ठता को प्राप्त कर लिया था 1980 में ही। विद द पब्लिशन, जब पब्लिकेशन हुआ था, प्रकाशित हुआ था किसका, द नेम ऑफ द रोज, एक नोवेल था उनका नेम ऑफ द रोज, तो उसे बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली और इसलिए जो है वो स्टारडम की जो एक टाइटल जो है, इंटेलेक्चुअल स्टारडम की उपाधि जो है उन्हें प्राप्त हो गई थी 1980 को। सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, और इस नोवेल की लगभग 10 मिलियन कॉपी से भी ज्यादा बिकी थी। आप समझ सकते हैं कि बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आता है। मुकुंद, अब यहाँ एक आपका जो क्वेश्चन है और उसके आंसर है, तो मुकुंद एक क्वेश्चन करता है, वो कहता है कि द इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड एकेडमिक, एक और दूसरे कोई राइटर हुए हैं जो इंग्लिश नोवेलिस्ट भी एकेडमिक हैं, डेविड लोज, वंस रिमार्क, एक बार उन्होंने कहा था, ये मुकुंद आनंद बताते हैं कि जो डेविड लोज ने एम्बर्टो इको के बारे में क्या बोला था, वो उसको बता रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो है डेविड लोज का है, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन, कि मैं नहीं समझ पाता कि कैसे कोई व्यक्ति कैन डू कर सकता है ऑल थिंग्स, यानी कि ही इको डज, जिस तरह से इको करता है, ये एम्बर्टो इको जिस तरह से करता है कि मैं समझता नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। अब मतलब बहुत सारी चीजें जैसे उसने की, तो कोई सारी नोवेल वगैरह ये सब कुछ लिखा है, तो वो ऐसे वो उसको मानते हैं। अब एम्बर्टो इको जो है, मतलब एम्बर्टो इको इज गिविंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी, ऐसा हो सकता है कि मुझे जो मैं भी काम कर रहा हूँ कि वॉट एवर आई एम डूइंग दिस वर्क, इम्प्रेशन जो इसका है एक मतलब जो एक प्रभाव जा रहा है, डूइंग मैनी थिंग्स, और दूसरों लोगों को लगता है कि आई एम डूइंग डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें कर रहा हूँ, बट इन द एंड, लेकिन अंत में आई एम कन्विंस्ड, मैं ये मानता हूँ, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, सॉरी, कि मैं एक ही काम कर रहा हूँ, ऐसा लगता है, भले ही मैं कुछ और अलग अलग आपको लोगों को लगता है, लेकिन मैं ऐसा लगता है मैं एक ही काम कर रहा हूँ। तो मुकुंद कहता है विच इज, ऐसा क्या, तो एम्बर्टो इको कहते हैं उसके, वो कहते हैं कि नो दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, कि ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, कि जैसे मेरा थोड़ा सा एक दार्शनिक रुचि है, फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क्स, और कहीं ना कहीं मैं अपने फिलोसफिक इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, उसको यानी कि जोड़ देता हूँ किसमें, अपने एकेडमिक वर्क में, एंड माई नॉवेल्स, मेरे नॉवेल में भी, इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन, यहाँ तक कि जो मैं बच्चों के लिए किताबें लिखता हूँ उसमें भी, आर अबाउट नॉन फिक्शन, और जो बुक्स होती हैं वो कहीं ना कहीं नॉन वोलेंस होती हैं, सॉरी नॉन वोलेंस, आप समझ सकते हैं कि चिल्ड्रंस बुक जो होती हैं उनमें कोई वोलेंस वगैरह नहीं होता, तो वो जो बच्चों के लिए लिखी जाती हैं, एंड पीस, और कहीं ना कहीं वो शांति से भरी होती है। यू सी, देखो, द सेम बंच ऑफ इथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, आप इन सब में जितनी बुक्स हैं, चाहे वो चिल्ड्रंस बुक हैं, चाहे आपका दूसरा एकेडमिक बुक है या और दूसरी है, तो उन सब में ही जो है कहीं ना कहीं एक इथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट उसमें नजर आएगा। यू विल सी द एथिकल, एक नैतिक दार्शनिक रुचि जो है उसमें कहीं ना कहीं मेरी झलकती है, रिफ्लेक्ट होती है। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, फिर वो कहता है कि मेरे पास अपना एक सीक्रेट भी है, रहस्य है। डिड यू नो व्हाट विल, तुम जानते हो कि क्या होगा, इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस, यहाँ एक ये फिलोसफिकल बात की गई है कि आप क्या समझते हैं कि क्या होगा यदि एलिमिनेट कर दे, खत्म कर दे एम्प्टी स्पेस, खाली जगह को, फ्रॉम द यूनिवर्स, इस दुनिया की। कहने का मतलब सीधा वो राइटर इज ट्राइंग टू से दिस दैट द ऑल वर्क इज डन इन अ स्पेस, कि जो भी हम काम करते हैं कहीं ना कहीं वो स्पेस में ही, यानी कि जो हमारी खाली जगह होती है उसी में तो कर रहे हैं।
एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस, हम पूरी दुनिया का स्पेस खत्म कर दें, जगह खत्म, यानी कि एलिमिनेट कर दें इन ऑल द एटॉम्स, और साथ के साथ जितने भी एटॉम्स होते हैं उनको भी एलिमिनेट, उनका भी जो स्पेस है उसको भी एलिमिनेट कर दें। द यूनिवर्स बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो पूरी की पूरी दुनिया वो केवल इतनी बड़ी हो जाएगी जिस तरह से मेरी एक फिस्ट है, मुट्ठी है, ऐसा कहा उसने। क्योंकि स्पेस से ही पूरा यूनिवर्स है, स्पेस नहीं तो कुछ भी नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। और वैसे भी है भी, अगर सारी दुनिया को एटॉम्स में जो है हम तोड़ दें और उसको उनका स्पेस खत्म कर दें तो पूरा यूनिवर्स विल बी जस्ट लाइक अ फिस्ट, एक मुट्ठी की तरह हो जाता है। आगे लिखा सिमिलरली, इसी तरह से वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, यानी कि हमारे सबके बीच में एक एम्प्टी काफी स्पेस होता है इन आर लाइव्स, जो हमारा ये जीवन है। एंड आई कॉल देम, यानी कि और मैं इसको कहता हूं, क्या कहता हूं मैं इसको, यानी कि उसने स्पेस को ही बोला, यानी कि एंटरस्टिटिक्स, एंटर यानी कि स्टिक्स, एंटर स्टिक्स बोलता है मैं, तो मैं इसको एक खाली जगह ही स्पेस बोलता हूं। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, जैसे कि आप मेरे घर पर आते हो तो वही स्पेस से ही तो आए, खाली जगह से। यू आर एन एलिवेटर, और कहीं ना कहीं आप जैसे एलिवेट कर रहे थे, ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। वाइल यू आर कमिंग अप, जैसे ऊपर की तरफ आते हैं मेरे यहाँ पर एलिवेटर के थ्रू। आई एम वेटिंग फॉर यू, और उस समय जैसे कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। दिस इज एन एंट्रेस्ट, एंट्रेस्टिस, हाँ, यानी कि एंट्रेस्टिस, तो ये यही एक एंट्रेस्टिस है, यही एक स्पेस है, एन एम्प्टी स्पेस। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, और यही मेरे लिए जो समय है, खाली है, तो इसी में मैं अपना कार्य भी करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर, जब मैं आपका कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा था एलिवेटर में, टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर, जब आप फर्स्ट से लेके थर्ड फ्लोर तक आए। आई हैव ऑलरेडी रिटिन एन आर्टिकल, तो इतनी ही बीच में मैंने एक आर्टिकल भी लिख दिया। तो वो इस तरह से हंसता है। कहने का मतलब द राइटर इज ट्राइंग टू से दैट वॉट एवर वी आर डूइंग, तो वी नीड अ स्पेस, वी नीड अ टाइम, तो हम अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, और वही सब कुछ होता है कि आप यहां तक आए, इतनी ही देर में मैंने एक आर्टिकल भी लिख लिया। तो कहने का मतलब जो हमारा स्पेस या समय होता है कि उसको हम हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट, हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट्स यूजफुल, तो सीधा मतलब उसका यही था। अब मुकुंद कहता है नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, योर स्कॉलरली वर्क, और साथ के साथ जो आपका स्कॉलरली वर्क है, स्कॉलर के लिए, यानी कि जो एक तरह से जो छात्रों वगैरह के स्कॉलर के लिए या लिखा जाता है, हैज अ सर्टेन प्लेफुल, इनमें कुछ खास प्लेफुल है। प्लेफुल का मतलब होता है कुछ, यानी कि एक तरह से यानी कि जोकिंग कह सकते हैं, एक तरह से कुछ हंसी मजाक है उसमें। एंड पर्सनल क्वालिटी, और कहीं ना कहीं आपकी खुद की उसमें क्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है, झलकती है अबाउट इट। इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, लेकिन आपका जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, अलग है। एकेडमिक स्टाइल का मतलब हो गया जो आप यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, विच इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड, और जो बिल्कुल भिन्न है, अलग है, और डीपर्सनलाइज्ड है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी से वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, और कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है जैसे कि वो ड्राई है, अनइंटरेस्टिंग है और बोरिंग है। हैव यू कॉन्शियसली एडोप्टेड, क्या आप जानबूझकर ऐसा करते हो? एन इनफॉर्मल अप्रोच, जहां आप इस तरह के एक इनफॉर्मल अप्रोच को लगाते हो, और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, जहां या फिर ये खुद आपके नेचर में ही है, जो अपने आप ही ऐसा आ जाता है, ऐसा कुछ है क्या? तो फिर एम्बर्टो ही कहते हैं कि व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल, यानी कि डिजर्टेशन, डिजर्टेशन का मतलब होता है थीसिस, कि जब मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री के लिए अपनी थीसिस को प्रेजेंट किया था इन इटली में, वन ऑफ द प्रोफेसर्स, तो एक प्रोफेसर ने शायद मुझसे कहा था स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, तो उसने मुझसे बोला था कि जो स्कॉलर्स होते हैं
वो कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट को, लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, एक जो एक खास सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखते हैं। स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट, किसी एक विशेष सब्जेक्ट से एक स्कॉलर जो होते हैं वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और उसके बाद जो है फिर वो कुछ ऐसा अपने मन में एक झूठा हाइपोथेसिस, एक विचारधारा को बना लेते हैं। देन दे करेक्ट देम, फिर उनको उनको सही भी करते हैं एट द एंड में दे पुट द यानी कि कंक्लूजन्स, फिर उस अंत में कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कि आप किसी भी स्टोरी को पढ़ेंगे तो मन में अपना एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, और इन द एंड यू मेक अ कंक्लूजन्स, अपने आप एक कोई निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई ये क्या सही है ये गलत है। यू ऑन द कंट्रेरी, जबकि आप यानी कि ये प्रोफेसर का स्टेटमेंट है एम्बर्टो इको के लिए कि आपने क्या किया, बट यू ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप इसके बिल्कुल विपरीत हो। टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आप क्या कर रहे हैं अपनी रिसर्च में स्टोरी जोड़ रहे हो। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, यहां तक कि कहीं ना कहीं आप जो शामिल किया है आपने, ट्रायल्स कोशिश करना है, एरर्स मतलब गलती करना, सही गलत करने में भी कहीं ना कहीं आपने कुछ स्टोरियों को ऐसे ही जोड़ दिया है। एट द सेम टाइम, और कहीं ना कहीं इसी समय में जो प्रोफेसर थे, ही रिकॉग्नाइज्ड, और वो कहीं ना कहीं पहचान गए, आई वॉज राइट, कि मैं बिल्कुल ठीक था। एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिजर्टेशन, और कहीं ना कहीं वो राजी हो गए, तैयार हो गए मेरी उस डिजर्टेशन को, थीसिस को पब्लिश करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, एज एन बुक, एक बुक के रूप में। विच मेंट ही अप्रिशिएटेड इट, जिसका मतलब था कि उन्होंने मेरी बुक को अप्रिशिएट किया था, उसको अप्रूवल किया। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, यानी कि जब एज ऑफ 22 में, इस पॉइंट पर, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटिन, कि जो स्कॉलरली बुक्स हैं वो लिखी जानी चाहिए, द वे आई हैड डन, जिस तरह से मैंने किया था। बाई टेलिंग द स्टोरी, कहीं ना कहीं मुझे स्टोरी बतानी चाहिए, स्टोरी को बताते हुए ऑफ रिसर्च, रिसर्च में भी। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट, यही कारण है कि मेरे एसे में भी कहीं ना कहीं नैरेटिव एस्पेक्ट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें भी कोई कहानी जोड़ दी जाती है। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड, और यही कारण है कि शायद मैंने शुरू किया राइटिंग यानी कि नैरेटिव्स नॉवेल्स, यानी कि नॉवेल को लिखना जो है मैंने जो शुरू किया सो लेट, इतना देर से, क्योंकि मैं तो पहले से ही कुछ ना कुछ स्टोरी वगैरह अपने ऐसे या दूसरी चीजों में जोड़ देता हूँ। एट द एज ऑफ 15, लगभग 50 ईयर्स की एज में, मोर और लेस, या थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा एक मित्र था जिसका नाम है रोलांड, यानी कि बार्थस ये नाम था। वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता था, दुखी रहता था। दैट ही वॉज एन एसेस्ट, कि वो एक ऐसे लिखने वाला है। एंड नॉट अ नोवेलिस्ट, कि वो नोवेलिस्ट नहीं है, यानी कि वो इस बात से दुखी रहता था कि मैं एक नोवेलिस्ट क्यों नहीं, जो उसका एक फ्रेंड था। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, और वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव राइटिंग लिखना चाहता था, करना चाहता था। वन डे, किसी दिन, या अनदर, किसी और दूसरे दिन। बट ही डाइड, लेकिन वो बेचारा मर गया, बिफोर ही कुड डू, इससे पहले कि वो कर पाए। कहने का मतलब वो नॉवेल लिखने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं आया कि मुझे एक नॉवेलिस्ट ही बनना, नॉवेल लिखना है। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट, मैंने जो नॉवेल लिखना शुरू किया वो एक एक्सीडेंट, यानी कि अचानक ही शुरू किया था। आई हैड नथिंग टू डू वन, जिस समय मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैंने उस समय नॉवेल लिखना शुरू किया था। अदरवाइज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू राइट नॉवेल बिफोर। आगे लिखा डे एंड सो आई स्टार्टेड, इसलिए मैंने शुरू किया। और नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट, और कहीं ना कहीं जो नॉवेल ने मेरे टेस्ट को सेटिस्फाई भी किया, मेरी रुचि को संतुष्ट किया। फॉर नरेशन, जो मैं नरेट करना चाहता था, जो लिखना चाहता था। फिर मुकुंद कहता है टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, नॉवेल के बारे में बातें करते हुए, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक, कि आप तो एक बहुत फेमस एकेडमिक हो, यानी कि जो एकेडमी से जुड़े हो, प्रोफेसर हो, तो यू वेंट ऑन बिकमिंग
और कहीं ना कहीं आप बन गए, यानी कि स्पेक्टिकुलरली, एक भव्य, बहुत ही फेमस आप प्रसिद्ध हो गए। और किस चीज को लेकर? आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, कि आपका जो नॉवेल पब्लिश हुआ तो उससे आप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। तो प्रसिद्ध जो फेमस जो हुए आप, वो किसके कारण हुए? नोवेल के कारण। लेकिन आप तो एक बहुत अच्छे एकेडमिक हो, यानी कि प्रोफेसर हो। तो यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स, कहीं ना कहीं आपने 5 नॉवेल लिखे हैं अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स, और साथ के साथ कुछ और स्कॉलरली वर्क भी लिखे हैं नॉन फिक्शन से रिलेटेड, एट लीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, शायद उनमें से लगभग 20 हैं। तो एम्बर्टो ये कहता है कि वो कहते हैं इको ओवर 40 से ज्यादा है। फिर मुकुंद कहता है ओवर 40, यानी कि 40 से ज्यादा है, अमंग देम, उन सबके बीच में, यानी कि सेमिनल पीस ऑफ वर्क। और ये लगभग क्या है? सेमिनल का मतलब यानी कि इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही प्रभावकारी, यानी कि बहुत ही असरदार जो आपका ये वर्क है। और सेमेटिक्स, या जो आपका साइंस है, जो मतलब साइन लैंग्वेज वगैरह हुआ है। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट एम्बर्टो इको, लेकिन ये जो आपको जो सेमिनल का मतलब यहाँ पे बहुत ही प्रभावकारी, और बहुत सारे जो आपने काम किए हैं, सेमेटिक्स को भी लिखा है, लेकिन अधिकतर लोग क्या कहते हैं एम्बर्टो इको को? एंड दे विल से, और वो हमेशा यही कहेंगे कि ओ, यानी कि ही इज द नोवेलिस्ट, की तो नोवेलिस्ट है, क्योंकि उसके नोवेल के कारण उसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। डज दैट बोदर यू? तो वो राइटर कह रहा है कि क्या ये, इससे आपको थोड़ी परेशानी नहीं होती है क्या? तो एम्बर्टो इको कहते हैं यस, हाँ होती है, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि मैं तो अपने आप को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ही मानता हूँ। हु राइट्स नोवेल ऑन संडे, जिसने जो नोवेल तो केवल संडेज को लिखता है। इट इज नॉट अ जोक, ये कोई जोक नहीं है। आई, यानी कि पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, मैं हाँ पार्टिसिपेट करता हूँ, किसको? जो हमारी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी से संबंधित। एंड नॉट मीटिंग, और मैं बिल्कुल पेन क्लब की मीटिंग को ज्वाइन नहीं करता हूँ। पेन क्लब का मतलब यहाँ पे, यानी कि जो पोएट, एसेज एंड नोवेलिस्ट, तो यहाँ पेन से मतलब ये है, तो उसके क्लब में जाता ही नहीं, मैं तो अपनी एकेडमी को ज्वाइन करता हूँ। एंड जो और दूसरे राइटर्स होते हैं उनकी, तो आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद एकेडमिक कम्युनिटी, मेरी जो पहचान है वो एकेडमिक कम्युनिटी में है, न कि पेन क्लब में। आगे देखेंगे, बट ओके, लेकिन जो भी हो, इफ दे, यानी कि वे, मोस्ट ऑफ पीपल जो है, हैव रेड ऑन, यानी कि ओनली द नोवेल, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने केवल नोवेल ही पढ़ते हैं, भाई एकेडमिक बुक्स वगैरह ये चीजें तो नहीं पढ़ते। तो लाफ्स एंड श्रग्स का मतलब होता है कंधे उचकाना, कि वो हंसता है और ऐसे कंधे उचकाता है। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, की नॉवेल लिख करके, आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, कि मैं बहुत लंबे या बहुत ऑडियंस तक पहुंच मेरी हो गई है। आई कैन, यानी कि आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स, मैं बिल्कुल भी आशा नहीं कर सकता था कि मैं 1 मिलियन रीडर्स तक पहुंच जाऊंगा विद स्टफ ऑन सेमेटिक्स के थ्रू, जो वो बुक लिखी गई थी उसके माध्यम से। हाँ, मुकुंद कहता है विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अगला जो सवाल ये है, द नेम ऑफ द रोज इज वेरी सीरियस नॉवेल, ये बहुत ही सीरियस नॉवेल है। इट इज अ डिटेक्टिव, इसमें क्या है इस नॉवेल में? इसमें डिटेक्टिव यार्न भी है, यानी कि इसमें कुछ जासूसी भी है, एट 1 लेवल, एक स्तर पर। बट इट इज ऑल्सो अ डेल्व्स, लेकिन कहीं ना कहीं इसका संबंध है इनटू द मेटाफिजिक्स से भी है, यानी कि मेटाफिजिक्स का मतलब होता है कि ऐसा कुछ नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो हमारी पहुंच से परे हो, एक तत्व ज्ञान से परे, थियोलॉजी, और कहीं ना कहीं इसमें थियोलॉजी भी है, दर्शन शास्त्र या धर्म शास्त्र की बातें भी हैं, एंड मेडिवल हिस्ट्री, और मध्यकाल का इतिहास भी है। येट इट इंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, लेकिन फिर भी इसका जो आनंद लिया है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसका आनंद लिया है। वर यू पजल्ड, क्या इस बात को लेकर आप थोड़ा पजल्ड नहीं होते हैं क्या? थोड़ा सा चौंकते नहीं है क्या? एट ऑल बाई दिस, इस सब से?
तो फिर एम्बर्टो ईगो कहते हैं नो, जर्नलिस्ट आर पजल्ड, कि मैं पजल्ड नहीं हूं, मैं कोई भ्रमित या मैं चौंक नहीं रहा, जो जर्नलिस्ट है वो है। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और यहां तक कि कभी कभी पब्लिशर भी होते हैं। एंड दिस इज बिकॉज, और ये इसलिए है कि जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव, वो ऐसा मानते हैं दैट पीपल लाइक ट्रेस, कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पसंद करते हैं केवल ट्रेस को। ट्रेस का मतलब होता है यानी कि एक तरह से बेकार की चीजें, जो गार्बेज वगैरह होता है उसको हम ट्रेस कहते हैं, कूड़ा कचरा। एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग, और जो डिफिकल्ट रीडिंग होती है वो उसको पसंद नहीं करते हैं। एक्सपीरियंसेस, या कोई डिफिकल्ट अनुभव होते हैं उनको पसंद नहीं करते हैं। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल, कि देखो सोचो यहाँ जो 6 बिलियन पीपल हैं, यानी कि 6 अरब लोग ऑन दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट पर। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 एंड 15 मिलियन कॉपीज, उसकी 10 से 15 मिलियन की कॉपी बिकी हैं। सो इन अ वे, इस तरह से आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल, तो मैं कह सकता हूं कि मैं जब मेरी जो पहुंच हुई है बहुत ही स्मॉल परसेंटेज तक ही आई है। मतलब 6 अरब की जनसंख्या में केवल जो है 10 या 15 मिलियंस तक ही है, तो थोड़ी सी जनसंख्या तक ही मेरी पहुंच आई है। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स, लेकिन जिन्होंने भी इसको पढ़ा है, मेरी इस बुक को, ये जो रीडर्स हैं ये अलग ही प्रकार के हैं। हु डोंट वांट, यानी कि इजी एक्सपीरियंस, जो बिल्कुल आसान एक्सपीरियंस को नहीं करना चाहते, कुछ डिफिकल्ट जो है वो सीखना चाहते हैं। और एट लिस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और शायद हमेशा वो इस तरह के कूड़ा कचरा या बेकार की चीजों को पढ़ना नहीं चाहते। आई माई सेल्फ, हाँ वो यहां था कि और एट लिस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग जो है हमेशा ही कुछ डिफिकल्टी पढ़ना चाहते हैं। कभी कभी वो थोड़ा सा, हमेशा नहीं चाहते हैं, मतलब कभी कभी तो चाहते ही हैं। फिर वो अपने आप को कहता है आई माई सेल्फ एट 9, लगभग मैं खुद ही 9 बजे आफ्टर डिनर के बाद वो टेलीविजन में टेलीविजन देखता हूँ। एंड वॉन्ट टू सी इधर माइमी वॉइस, ये कोई सीरियल वगैरह का नाम है। इमरजेंसी रूम, ये भी कोई सीरियल का नाम है, उनको देखता हूँ। कहने का मतलब टू बिकम कंफर्ट, यानी कि टू ईज आवर माइंड, तो मैं कुछ ऐसी हल्की फुल्की चीजें देखता हूँ। आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट, मुझे इसमें आनंद भी आता है और मुझे शायद इसकी आवश्यकता भी है। बट नॉट ऑल डे, लेकिन पूरा दिन नहीं। अब मुकुंद कहता है कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट, क्या इस तथ्य से भी कुछ लेना देना है जो आपके नोवेल को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, दैट इट डेल्ट विद अ पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, कि इसका जो संबंध है नोवेल का वो मेडिवल हिस्ट्री से है, मध्यकालीन इतिहास से है, क्या इसका भी कुछ लेना देना है, सो दैट इट बिकम्स सो फेमस। तो एम्बर्टो क्या कहते हैं कि दैट इज पॉसिबल, हो भी सकता है। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मैं स्टोरी बताता हूं एक चाइनीज वाइज मैन की तरह। माई अमेरिकन पब्लिशर, मेरी जो एक अमेरिकन पब्लिशर थी, सैड, यानी कि जिसने मेरी बुक छापी पब्लिश की थी, सैड उसने कहा था, वाइल सी लव्ड माई बुक्स, जब उसे मेरी किताब पसंद आई, शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज, उसने ऐसा माना था कि लगभग इसकी 3000 कॉपी बिक जाएंगी। इन अ कंट्री, इस देश में, वेयर नो बडी हैज सीन आ, यानी कि कैथेड्रल या स्टडीज लेटिन, जहां पर लोग जो हैं बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानते थे। उस देश के अंदर बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे नहीं कैथेड्रल और स्टडीज ऑफ लेटिन, लेटिन भाषा को। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस ऑफ 3000 कॉपीज, इसलिए मुझे 3000 कॉपी का ही एडवांस दिया गया। बट इन द एंड, लेकिन अंत में क्या हुआ, इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन यूएस, तो इसकी लगभग 2 से लेके 3 मिलियन तो कॉपी जो है वो यूएस में ही बिक गई। सॉरी। अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन, बहुत सारी किताबें लिखी गई अबाउट द मेडिवल पास्ट, मेडिवल यानी कि मध्यकालीन में, यानी कि बहुत सारी बुक्स लिखी गई। हर बिफोर माइन, मेरे से भी पहले, मध्यकालीन को लेकर के, सॉरी। उसने कहा कि लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट मेडिवल पास्ट, यानी कि मध्य पास्ट के मध्य काल को लेकर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, यानी कि फार बिफोर मी माइन, मेरी से भी पहले। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज ए मिस्ट्री,
लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो मेरी बुक की सफलता हुई है वो भी एक रहस्य ही है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट, शायद इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। आई थिंक इफ आई हैड रिटिन, मैं समझता हूं कि यदि मैंने ये लिखा होता इसको, द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर, 10 साल पहले, या 10 years लेटर, या 10 साल के बाद, तो इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो शायद कुछ ऐसा रिजल्ट न आता। वाई इट वर्कड, इसने ये मतलब इतनी पॉपुलर क्यों हो गई। इट दैट टाइम, इस समय, इज अ मिस्ट्री, तो ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। सो ओके स्टूडेंट, आई होप यू गोट द कंप्लीट मीनिंग। So read it 1 time, 2 time, 3 time, and you will get the complete meaning of this. Uh, okay, I explained both parts, first and second, and you may watch see through my channel. Okay, bye.